जय एवरीवन, स्वागत है आपका विनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट कुश के बारे में। प्रोजेक्ट कुश के बारे में जब भी बात होती है तो क्रमशः हमारे मन में M1, M2 और M3 इंटरसेप्टर मिसाइल्स की कल्पना चलने लगती है और हम ये सोचते हैं कि ये मिसाइल कितनी कैपेबल होंगी। अब आपको सुन के कैसा लगेगा अगर हम आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन प्रोजेक्ट कुश में जिस प्रकार की उन्नति हो रही है, जिस प्रकार के अपग्रेड्स ऐड किए जा रहे हैं, उसके बाद अब ये लगने लगा है कि ये मिसाइल जिस उद्देश्य के साथ बनाई गई थी अब उससे काफी ज्यादा ऊपर उठ रही है। कि यूं कह लें, अब ये हर प्रकार के थ्रेट को काउंटर करने में सक्षम है और कुछ मायने में तो इसको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से ज्यादा घातक माना गया है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे एक वाजिब वजह है, आइए जानते हैं वो क्या है। हाल ही में प्रोजेक्ट कुश को लेकर के DRDO के सोर्सेज ने कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स साझा करी हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट कुश की जो फॉर्मिडेबल कैपेबिलिटी है ये भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होंगी, क्योंकि ये एक इंडिजिनस लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और ये मैक 5.5 की टॉप स्पीड को होस्ट करेगी। यानी कि इसके पास मैक 5 से ज़्यादा की जो टॉप स्पीड है वो होने वाली है, जिसका मतलब ये है कि ये इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी ये न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगी। इसके अलावा जो री एंट्री व्हीकल्स हैं, जो कि री एंट्री वेलोसिटी जो उनकी 4 किलोमीटर पर सेकेंड तक होती है, उनको न्यूट्रलाइज करने में ये सक्षम होने वाली हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो एक बड़े अमाउंट की थ्रेट होती है या बड़े लेवल की थ्रेट होती है, उनको काउंटर करने के लिए प्रोजेक्ट कुश की जो मिसाइल है ये पूर्णतया सक्षम है। और एक यही कारण है कि ये तकरीबन 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड जाकर के जो इंटरसेप्शन है वो कर सकती है। और प्रोजेक्ट कुश को इसीलिए जो प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। और इस समय डिफेंस एक्सपर्ट और डिफेंस एंथुजियास्ट इसको S-400 और S-500 जैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके समकक्ष रखकर देख रहे हैं। हालांकि एक रिसेंट सिमुलेशन सामने आया था, जहां पर जो हैदराबाद में स्थित रिसर्च सेंटर इमारत है उसके तरफ से इनकी परफॉर्मेंस को लेकर कुछ डेटा साझा किया गया था, जहां पर बताया गया था कि ये मिसाइल सिस्टम 120 से लेकर 350 किलोमीटर की दूरी तक जो अलग अलग प्रकार के टारगेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होने वाली है। फिर चाहे वो एनिमी के फाइटर जेट हो या फिर क्रूज मिसाइल्स हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, इन सबको ये इंटरसेप्ट कर सकती है। सबसे खास चीज़ तो यहाँ पर जो सुनने को मिली है वो यही है कि जो कुश है इसको इसी उद्देश्य के साथ बनाया गया है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो कि तकरीबन 3000 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता रखती हैं, उनको ये न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगी। और एक और चीज़ ये है कि इस समय इसके जो अलग अलग वेरिएंट है वो अंडर डेवलपमेंट है। आप सबको पता है कि इस समय M1, M2 और M3 इंटरसेप्टर्स पे काम चल रहा है, जहां पर जो M3 इंटरसेप्टर है वो सबसे पावरफुल होने वाली है, क्योंकि इसकी रेंज 350 से लेकर 400 किलोमीटर तक क्लेम की जाती है और ये मैक 5.5 की स्पीड पर ट्रैवल करने में सक्षम होगी। और ऐसे में ये जो एनिमी के हाई वैल्यू एसेट्स हैं, फिर चाहे वो एवैक्स हो चाहे वो उनके मिसाइल सिस्टम हो, उनको न्यूट्रलाइज कर सकती है। बाकायदा जो प्रोजेक्ट कुश है इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो यहाँ पर आवंटित करी गई है, जहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और प्राइवेट पार्टनर्स जो हैं जैसे कि सोलर इंडस्ट्रीज हो गई, ये सब मिलकर इस प्रोग्राम पर काम कर रही हैं। इसमें हमें 3 इंटरसेप्टर्स देखने को मिलेंगे। पहला होगा M1 इंटरसेप्टर जिसकी रेंज 150 किलोमीटर होगी, दूसरा होगा M2 इंटरसेप्टर जिसकी रेंज 250 किलोमीटर होगी और तीसरा होगा M3 इंटरसेप्टर जिसकी रेंज 350 किलोमीटर तक होने वाली है। बाकायदा 2028 से ऐसा माना जा रहा है कि जो प्रोडक्शन रेडी है ये मिसाइल सिस्टम हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम यूज़र ट्रायल की बात करें तो 2027 में पोखरण से इनके यूज़र ट्रायल की शुरुआत होने वाली है। हालांकि इसमें अलग अलग फेजेस हमें देखने को मिलेंगे। M1, M2 और M3 अलग अलग फेजेस में तैयार की जाएंगी और आने वाले भविष्य में ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करने का काम करेंगी। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं रशिया से लेकर आई एक रिपोर्ट से। आप सबको पता है कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा 5 से लेकर 6 दिसंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा और इसी दौरान हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि उनके इसी दौरे के दौरान कुछ महत्वपूर्ण जो डील है ये भारत और रूस के बीच में फाइनलाइज करी जाएगी। और इसी को लेकर एक हाई लेवल रशियन डेलीगेशन जो है इसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है, जो कि SU-57 से संबंधित है, जहां पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास ऑलरेडी 50% जो इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्टीज जरूरी है इन एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए वो उपलब्ध है। जिसका मतलब ये है कि ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन को होल्ड करती है। लेकिन आपको याद दिला दें कि उन्होंने ओवरऑल अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि ये जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें 70% जो कॉमनैलिटी है
और कंपैटिबिलिटी फैक्टर है वो हमें देखने को मिला है, यानी कि 30% या उससे भी कम मॉडिफिकेशन हमें नए एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए करनी पड़ेगी। और ये रूस के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और शायद यही कारण है कि रूस बार बार भारत को इसको लेकर अप्रोच कर रहा है। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि सिर्फ रूस को इसकी ज़रूरत है, ज़रूरत भारत को भी है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की तरफ से जिस प्रकार के थ्रेट्स आ रही हैं उनको काउंटर करने के लिए और एयर डोमिनेंस को मेंटेन रखने के लिए हमें एक 5th जनरेशन फाइटर की ज़रूरत है। और हम सब ये भी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना इस समय घटे स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है। हमारे पास ट्रू फ्रंट वॉर को देखते हुए तकरीबन 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये नंबर घट के सिर्फ 31 तक आ चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि आने वाले निकट भविष्य में हमें बड़ी संख्या में फाइटर चाहिए होंगे। अब समाधान की बात करें तो लोगों की नज़र इस समय तेजस और एमका प्रोग्राम पर है और कुछ लोग राफेल की तरफ देख रहे हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के सामने हाल ही में जो केस रखा गया था वो इस समय डिनाई कर दिया गया है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस कॉन्ट्रैक्ट को इनकम्प्लीट मानती है और मानती है कि इसमें जो टीओटी का लेवल है वो इस हिसाब का नहीं है जो भारत देख रहा है, क्योंकि भारत इस समय आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को काफी प्राथमिकता दे रहा है। और भारत का कहना है कि अगर हम इतनी बड़ी डील को फाइनलाइज करेंगे तो कम से कम हम 70% प्लस तो जो इस समय टीओटी है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यही कारण है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक बार फिर से इस कॉन्ट्रैक्ट पर नजर बनाए रखने को कहा है। हालांकि वापस आते हैं टॉपिक पर और बात करते हैं SU-57 के बारे में। ये जो रिपोर्ट तैयार करी गई है ये किसी डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से नहीं करी गई है, ना ही किसी न्यूज़ चैनल की तरफ से करी गई है, बल्कि ये जो डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करी गई है ये रशिया के प्रेस्टीजियस सुखोई डिजाइन ब्यूरो और दूसरे जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके तरफ से की गई है। और अब यहाँ पर जो बॉल है वो HAL के कोर्ट में है और देखना ये है कि HAL और भारत सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख साइट्स हैं जिनको इंस्पेक्ट करके ये डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करी गई है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि नासिक डिवीजन रशिया के प्रमुख टारगेट पे है, क्योंकि नासिक डिवीजन को लेकर वो ये मानते हैं क्योंकि यहाँ पर सुखोई 30 MKI की फाइनल असेंबली होती रही है, जिसका मतलब ये है कि सुखोई 30 MKI अगर यहाँ पर बन सकते हैं तो यहाँ पर सुखोई 57 का निर्माण भी काफ़ी आसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी भारत के पास वो स्किल और वो कह सकते हैं एक्सपर्टीज़ हैं जो इन एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा जो कोरापुट डिवीज़न है यहाँ पर जो AL-31 इंजन है इनका निर्माण भी होता रहा है और आने वाले भविष्य में जब SU-57 बनाए जाएंगे तो उनका निर्माण भी काफ़ी आसान होने वाला है। इसके अलावा जो दूसरी DRDO की संस्था है और HAL की संगत संस्था है वो इसमें काफ़ी मदद करेंगी। यूनिट कॉस्ट की बात करें तो कुछ रिपोर्ट दावा करती हैं कि एक प्लेन फॉर्मेशन में या कॉन्फ़िगरेशन में इन एयरक्राफ्ट की जो कीमत है वो तकरीबन 60 से 80 मिलियन डॉलर्स पर यूनिट होगी, लेकिन जो इंडिया स्पेसिफिक वेरिएंट होने वाला है वो 100 मिलियन डॉलर्स पर यूनिट तक कॉस्ट कर सकता है। खैर वो तो बात की बातें हैं, लेकिन देखना यह है कि भारतीय वायुसेना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रक्षा मंत्रालय इनके निर्णय किस ओर जाते हैं। क्या हम MRFA पर स्टिक रहेंगे या MRFA में FGFA की एंट्री होगी, ये भविष्य बताएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।